नाहिद हसन के बाहर आने के बाद पत्रकारों को फिर से डराने धमकाने का काम हो रहा है। ये उनके समर्थक मुझे धमकियां दे रहे हैं, घर परिवार तक की धमकियां दे रहे हैं, माँ बहन की गालियां दी जा रही हैं। तो माफ़ी मांगने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि जो हमने कहा है वो बिल्कुल सच है, वो प्रमाणित है। और यही बौखलाहट है सांसद और विधायक की, कुर्सी खिसकती दिख रही है उनको अपनी। यही वजह है कि मनीष चौहान से आज इस तरीके। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पत्रकारिता में सचिन चौधरी का एक बड़ा नाम है और जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है, कैराना से सपा सांसद इकरा हसन और उनके भाई विधायक नाहिद हसन को लेकर सचिन चौधरी ने अभी पिछले 4-5 दिनों में कई वीडियोज़ अपने पेज पर डाले हैं। अब कैराना से सपा सांसद इकरा हसन और उनके भाई विधायक नाहिद हसन ने सचिन चौधरी को एक लीगल नोटिस भेजा है। अब इसके पीछे सचिन चौधरी वजह क्या मानते हैं? क्या वास्तव में उन्होंने इकरा हसन और विधायक नाहिद हसन को टारगेट करने का प्रयास किया है, झूठे आरोप लगाने का प्रयास किया है और इकरा हसन और विधायक नाहिद हसन की छवि को खराब करने का प्रयास किया है? सचिन चौधरी जी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी, आपका भी स्वागत। ये जिस तरीके से आपको नोटिस मिला है जी, इकरा हसन की तरफ से अलग नोटिस मिला है और नाहिद हसन की तरफ से अलग नोटिस मिला है, तो ये क्या मामला है? क्या उस नोटिस में लिखा हुआ है? देखिए विपिन जी, सब देख रहे हैं जसाला प्रकरण में जो कुछ घटनाक्रम हो रहा है, तो हम पत्रकार हैं, जाहिर सी बात है हम किसी न किसी चीज़ की तस्दीक करते हैं और फिर हम देखते हैं कि एक साल में कितनी घटनाएं हुई हैं ऐसी जिनको लेकर के राजनीतिक दलों ने डीआईजी या अखिलेश यादव जी या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक अपनी बात पहुंचाने का काम किया है। तो हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि सिर्फ जसाला गांव को ही इकरा हसन जी टारगेट कर रही हैं, और वो गांव इसलिए टारगेट हो रहा है क्योंकि वो वीरेंद्र सिंह का गाँव है और मनीष चौहान अभी कैराना से टिकट भी मांग रहे हैं। तो हो सकता है कि वो मनीष चौहान का फोबिया जो है नाहिद हसन परिवार को लग रहा हो कि भाई दिक्कतें हों फ्यूचर में, तो वो एक जाति का कार्ड खेलने की जो कोशिशें वहाँ हुई, किस तरीके से उस महिला को सहारनपुर लाया गया और डीआईजी कार्यालय पर हंगामा हुआ, पुलिस के जो हमारे जवान हैं, अधिकारी हैं, उनके साथ बदतमीजियाँ हुई, महिलाओं के साथ बदतमीजियाँ एक सांसद करती हुई नजर आई। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी वो एक सही और सभ्य समाज को परिचय उसका दे रही थी इस तरीके से अधिकारियों से सड़क पर भिड़ना। उस सांसद का प्रोटोकॉल नहीं था इस तरीके से बहस करना वहाँ। फिर उसके बाद जब वो आपने देखा होगा अधिकारियों के पास गई, वहाँ आपके बाप की जागीर नहीं है, इस तरीके के शब्द, पानी में नहीं पीऊँगी, तो ये ऐसे शब्द दिखाता है कि थोड़ा संस्कारों में कमी लगा। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं जानबूझकर इस माहौल को जाति का और राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। वो हमने उठाया, तो उसको लेकर के कुछ वीडियोस हमने बनाए। अब उसके बाद कई वीडियोस बैक टू बैक हमने बनाए कि कैसे इसमें फंडिंग का भी खेल हो रहा है, कैसे थानों को राजनीति का मंच बना लिया गया। तो मैंने जो कहा, सिर्फ चाटुकार छोड़कर, जो इकरा हसन के चाटुकार हैं, जो दरबारी हैं, उन्हें छोड़ करके कोई भी सभ्य समाज का व्यक्ति हमारी उन वीडियोस पर गलत तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहा है। हर आदमी ने कहा कि भाई साहब आपने सच्चाई बताने का काम किया, और शायद विपिन जी सच सबको स्वीकार्य नहीं होता। यही वजह है कि पहले एक इन्फॉर्मेशन होती है, लीगल इन्फॉर्मेशन। वो विधायक नाहिद हसन और इकरा हसन जी ने जो है वो हमको एक लीगल नोटिस भेजा है कि आपने जो कुछ इसमें लिखा है उससे हमारी छवि खराब हो रही है, आपने तथ्यहीन बातें कही हैं, आप इस कंटेंट को हटा लीजिए और सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांग लीजिए। तो माफ़ी मांगने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि जो हमने कहा है वो बिल्कुल सच है, वो प्रमाणित है। तो आप देखिए किस तरीके से उन पर मुकदमा हुआ डीआईजी के बाहर हंगामा करने का। तो जो कुछ हो रहा है वो सब देख रहे हैं। अगर हम गलत होते तो फिर मुकदमा क्यों होता? तो गलत तो वो हैं, तो इसलिए हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैसेज का उनके रिप्लाई दिया जाएगा और हर तथ्य के आधार पर दिया जाएगा। डीआईजी वाला जो मामला है या फिर जसाला वाला जो प्रकरण है, उसको लेकर तो कम से कम 50 पत्रकारों ने वीडियोस बनाई हैं। बिल्कुल। लेकिन आपको टारगेट क्यों किया गया? नोटिस आपको ही क्यों मिला? हाँ बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल पूछा है विपिन जी। मैं भी यही सोच रहा था कि भाई मेरे से पहले तो बहुत पत्रकारों ने वहाँ वीडियो चलाई, और जिस रामपाल कश्यप का इंटरव्यू आपने भी किया था, उन्होंने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया था। उनको भी नोटिस मिला है, ऐसा नहीं है। कश्यप समाज के बड़े सम्मानित नेता है डॉक्टर रामपाल जी, उनको भी नोटिस मिला है कि 24 लाख की डीलिंग का सच बताओ, कोई ट्रांजैक्शन बताओ, कोई ऑडियो वीडियो बताओ आप, तो वो बेहतर बता सकते हैं।
लेकिन सिर्फ मुझे ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? एक सांसद के द्वारा और एक विधायक के द्वारा सिर्फ मुझे ही मोहरा क्यों बनाया जा रहा है? क्या मैं ही उनके टारगेट पर हूं? क्या मैं ही उनके निशाने पर हूं? और वो मुझे अकेला सोच करके टारगेट कर रहे हैं। दोनों कोर्ट में चुनौती देने की बात हो रही है, उनके समर्थक मुझे धमकियां दे रहे हैं, घर परिवार तक की धमकियां दे रहे हैं, माँ बहन की गालियां दी जा रही हैं। आज मुझे अकेला समझकर वो कहीं ना कहीं प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। और हमारे चैनल के जो पत्रकार हैं उनको बंधक बनाने का काम उनके लोगों ने कई बार किया, बदतमीज़ी करने का काम किया, धक्का मुक्की हुई, कैमरा छीन लिया गया, उनके वीडियोस डिलीट कराए गए। तो ये क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? क्या आप समाजवादी पार्टी की सरकार वाला रवैया बनाना चाहते हैं क्या इस सरकार के अंदर भी? तो हमने उनका विरोध किया। सांसद जी ने कहा आप नोटिस में कि हमसे बात नहीं की गई। हमने सांसद जी को फ़ोन किया, हमने अपने पत्रकारों को भेजा सांसद जी के पास उनका वर्जन जानने के लिए कि आपका इन घटनाओं पर क्या कहना है। मीरकपुर में वो गई, हमने वहाँ भी टीम भेजी, मनोज चौधरी जी उनको लेकर गए, वहाँ भी उनके समर्थकों ने हमारे पत्रकारों के साथ बदतमीज़ी की। गंगों में हमने टीम भेजी, वहाँ हमारा कैमरा छीन लिया गया। तो क्या ये लोकतंत्र की परिभाषा हो सकती है और क्या ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है? अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो क्या आप अब सच पर भी पहरा लगाएंगे? आपको कोई दिक्कत है आप फ़ोन कर सकते थे, ना विधायक जी का कोई फ़ोन, ना सांसद जी का कोई फ़ोन। हमारे खिलाफ एक एजेंडा चला दिया गया, मोर्चा खोल दिया गया हमारे खिलाफ, ये सोचकर कि अकेले हैं। क्या आज हम गुर्जर समाज से नहीं आते? क्या हम सनातनी समाज से संबंध नहीं रखते? क्या वो कश्यप समाज के नेता नहीं हैं जिन कश्यपों को आप लेकर लखनऊ तक चली गई? 1 लाख रुपए देने के लिए तो इसोपुर चले गई आप, और 2 लाख के लिए आप चले गए लखनऊ। तो ये दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए विपिन जी। मैं पहले भी कहा मैंने कई चैनल्स पर कि कश्यप समाज के साथ कोई पहली घटना यहाँ वहाँ पर नहीं घटी, अनेकों घटनाएं कश्यप समाज के लोगों के साथ घटी हैं। कितने लोगों को लेकर सांसद महोदया अखिलेश यादव जी के पास गई, कितने लोगों की मदद की, कितने चेक दिलवाए। संगठिता प्रकरण में क्या रोल था उनका, छापुर प्रकरण में क्या रोल रहा सांसद महोदया का? तो ये पिक एंड चूज की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आप जाति और धर्म की राजनीति करेंगी तो फिर हम सच बोलेंगे, हम दरबारी नहीं हैं। इसके लिए चाहे आप में कोर्ट में लेकर के चलिए, हम कोर्ट में लड़ाई लड़ने की बात करेंगे। आप सरकार के साथ चाहेंगे, हम सरकार के आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। सचिन जी, अगर इकरा हसन जाति और धर्म की राजनीति करती तो फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनाव कैसे जीत 24 के चुनाव में विपिन जी मैं लगातार ये बात कह रहा हूं अपने वीडियोस में कि इन लोगों ने यही जातीय रंग देने का काम किया और यही बौखलाहट है सांसद और विधायक की। कुर्सी खिसकती दिख रही है उनको अपनी। यही वजह है कि मनीष चौहान से आज इस तरीके से बौखला गई हैं। कल तक मनीष चौहान जी के साथ खड़े थे वो लोग, प्रदीप चौधरी जी को हराने के लिए उनका सपोर्ट मांग रही थी वो। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज उन लोगों ने फिर वही जहर बोने का काम शुरू कर दिया जो 2024 में बोया गया था। आपको याद है, गुर्जर को राजपूत से लड़ाया गया, जाट को राजपूत से लड़ाया गया, सैनी को गुर्जर से लड़ाया गया। यही तो काम हुआ। ब्राह्मण वर्सेस दूसरे बिरादरियां की, अगड़ा पिछड़ा किया, स्वर्ण दलित किया। यही तो कारण है, यही तो ये लोग करते हैं और यही करके ही चुनाव जीतते हैं। इसीलिए मैंने अपने वीडियो में कहा था कि सनातन के हिंदुत्व के लोगों को बंटने की जरूरत नहीं है। आप बटेंगे तो कटेंगे, ये निश्चित तौर पर। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मैंने ये बात कही थी, जो देश के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, आज ये वही काम कर रहे हैं। इसीलिए मैंने वो वीडियो बनाया था और ये वीडियो उनको नागवार गुजर रहा है मेरा सच, और इसीलिए बौखला गए हैं। अब एक पत्रकार को आप नोटिस भेजकर क्या उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं? आप उसको डरा सकते हैं क्या? लीगल नोटिस तो पता नहीं कितने आते होंगे, सबके पास आते होंगे, हमारे पास पहले भी आए, आप फिर आ गए, दे देंगे जवाब। सचिन जी, ये बटेंगे और कटेंगे वाली भाषा तो भाजपा की है, आप तो एक पत्रकार हैं। विपिन जी, हम पत्रकार भी हैं, लेकिन हमें सबसे पहले अपने देश की बात भी करनी है। हमें उन लोगों को भी देखना है कि जो समाज में जहर बो रहे हैं। हम सिर्फ एक पत्रकार ही नहीं हैं, हम इस देश के जागरूक नागरिक भी हैं। आप क्यों धर्म विशेष के लोगों को समर्थन करने की बात करती हैं? आप क्यों जाति देख कर के बात करती हैं? मैंने अभी कहा ना कि ननौता क्षेत्र में 3 कश्यप युवाओं की मौत हो गई। उन आरोप मुस्लिम समाज के लोगों पर लगा, तो आपने चुप्पी क्यों साध ली? क्या वो एक पिक एंड चूज वाली राजनीति नहीं है? क्या वो धर्म की राजनीति नहीं हो रही है? संगठेड़ा में क्या रोल था उनका? छापुर गांव में मुस्लिम बच्चों पर आरोप लगा, क्यों वो चुप्पी साध ली? वो आई लव मोहम्मद को लेकर के बरेली क्यों गई? वो मुंबई क्यों गई? क्यों देश भर का भ्रमण करते हैं ये नेता जब मुसलमानों की बात आती है? तब तो कोई नहीं कहता कि तुम ऐसी बात कर रहे हो। जब मुसलमानों की बात करेंगे, CNRC पर इन लोगों का क्या रोल था? कैराना में जितने लोगों को परेशान करने का काम किया, पलायन किया, मुसलमानों ने पलायन थोड़ी किया, पलायन तो हिंदुओं ने किया। किसके डर से पलायन हुआ? कश्यप समाज की एक महिला 40 वर्षीय जिसका नाम गुड्डी था, उसका रेप हुआ और उसके जो गवाह थे उसको घर में घुसकर गोली मारी गई। बताइए, तो
कौन लोग थे वो, किसका संरक्षण प्राप्त था उन्हें? मैंने यही तो सवाल उठाए हैं। बाबू हुकुम सिंह जी ने कश्यप समाज की उस लड़ाई को लड़ने का काम किया विपिन जी, मैं वो सच दिखा रहा हूं तो आज इन्हें बुरा लग रहा है। अब बुरा लगे तो लगे, हम तो सच बोलेंगे। नहीं, सवाल तो आपने कग्गा गैंग को लेकर उठाए और मुकीम काला को लेकर उठाए, और जितने भी उस क्षेत्र में जो बदमाश टाइप के लोग हुए उन सब का नाम आपने हसन परिवार से जोड़ दिया। आप अभी गूगल पर जाइए और आप सिर्फ ये टाइप कीजिए इन नामों को कि आखिर ये किसके संरक्षण में काम कर रहे थे, आपको रिजल्ट सामने आ जाएंगे कि किसका संरक्षण था। क्या विपिन जी, आपकी तो पत्रकारिता मुझसे भी बड़ी है, आप मुझसे भी सीनियर हैं, आपने तो प्रिंट में भी काम किया है, आप उस वक्त यहाँ थे, आप सब चीज़ें देख रहे थे। क्या आपको नहीं लगता कि 2014 से और 2017 के बीच कैराना में जिस तरीके का माहौल बना उसके लिए हसन परिवार जिम्मेदार है? क्या कोई पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक शख्स खड़ा होकर ये कह सकता है कि नाहिद हसन का परिवार जिम्मेदार नहीं था? बाबू हुकुम सिंह जी ने क्या कहा कि एक वर्ग विशेष की बढ़ती गुंडागर्दी की वजह से उन लोगों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है समाजवादी पार्टी की सरकार में, तो उस टाइम संरक्षण देने वाले लोग कौन थे? क्या उनकी वजह से पलायन नहीं हुआ था? तो ये बातें तो सबको पता है, और ये बातें कहीं कोर्ट में भी अगर प्रस्तुत करने की बात आएगी तो तमाम तथ्य हैं हमारे पास, हम सब प्रस्तुत करने को तैयार बैठे हैं। और दूसरी बड़ी बात, माहौल बिगड़ क्यों रहा है? 2024 और 2023 के बाद ही माहौल क्यों बिगड़ रहा है? सांसद बनने के बाद माहौल क्यों बिगड़ रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश का? सबसे बड़ी वजह यह है कि नाहिद हसन अभी पेरोल पर, बेल पर बाहर हैं। उनके पहले यहां रहते भी माहौल बिगड़ा और उनके बाहर आने के बाद फिर माहौल बिगड़ रहा है। अब वो बेल पर बाहर हैं तो क्या वो कानून व्यवस्था बिगाड़ेंगे? क्या वो पत्रकारों को धमकाएंगे? क्या वो लीगल नोटिस देंगे? क्या वो पत्रकारों को बंधक बनाएंगे? ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी से कोई इशू है, आप बैठकर उनसे बात कर सकते हैं। 2024 का चुनाव चल रहा था विपिन जी, सांसद जी एक तरफ चुनाव लड़ रहे थे, एक तरफ इकरा हसन चुनाव लड़ रही थी। हमने निष्पक्ष होकर के काम किया, तब तो हम इनके लिए बुरे नहीं बने। हमने इनके इंटरव्यूज़ किए, इनकी रैलियां दिखाई समाजवादी पार्टी की, तब हम बुरे नहीं थे। आज हम इनके लिए बुरे हो गए हैं। तो फ़र्क नज़रिया देखने का इन राजनेताओं में है, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। सचिन जी, 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई और अब 2026 चल रहा है, लगभग 9 साल हो चुके हैं। तो अगर इस तरीके का कहीं कनेक्शन हसन परिवार का उन लोगों के साथ होता तो क्या बाबा इस परिवार को छोड़ देते? विपिन जी, आपको नहीं पता कि गैंगस्टर गुंडा एक्ट 17 मुकदमे नाहिद हसन पर हैं। 3 मुकदमे समाजवादी पार्टी की सरकार में थे। 2012 में मुकदमा होता सरसावा थाने में, जब सरकार आई थी। 2012 में नाहिद हसन ने सरकारी काम में बाधा डालने और थाने में हंगामा किया। उसके बाद 2014 में इन पर मुकदमा हुआ, 2016 में मुकदमा हुआ, लेकिन सरकार इनकी थी। सरकार जाने से पहले इन्होंने सारे मुकदमे क्लोज करे, फाइनल रिपोर्ट लगवा दी उन पर। 2017 और 18 के बाद आप देख रहे हैं क्या हालत थी। लगभग 1 साल नाहिद हसन चित्रकूट की जेल में बंद थे। उसके बाद ये बाहर निकले हैं और वहाँ भी माफ़ी मांग कर के मैं बाहर जाऊँगा तो किसी भी तरीके से मेरे बाहर निकलने से कोई कानून व्यवस्था ख़राब नहीं होगी। लेकिन आज वही हो रहा है। बाबा ने कब माफ़ कर दिया? एक IAS अधिकारी थे वो वहाँ पर, शर्मा जी पुलिस अधिकारी थे वहाँ पर, SDM। किस तरीके से भूरा और कैराना रोड पर नाहिद हसन का गाड़ी को लेकर के क्या विवाद हुआ था, क्या आपको ध्यान नहीं है? गाड़ी के नंबर को लेकर क्या आज वो लोग भूल गए हैं किस तरीके से कचहरी में जाकर माँ बहन की गालियां दी जा रही थी, थानों में इंस्पेक्टरों को माँ बहन की गालियां दी जा रही थी, ये कहा जा रहा था मारूंगा कान के नीचे थप्पड़। क्या ये एक भाषा थी एक जनप्रतिनिधि की? तो हमने क्या गलत कहा कि आपने ऐसा माहौल बना दिया था वहाँ पर? और बाबा ने माफ़ कब किया है? अभी तो मुकदमे चल रहे हैं ना, कुछ में बरी हुए हैं, कुछ में नहीं हुए हैं। आगे देखना होगा, अभी कोर्ट का फैसला है, हम सब सम्मान करते हैं न्यायालय का। 2014 से केंद्र में भाजपा की सरकार है और इसके बाद प्रदेश में भी आप देख ही रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद नाहिद हसन चुनाव जीत रहे हैं और इकरा हसन 2024 में चुनाव जीत गई। प्रदीप चौधरी को उन्होंने चुनाव हराया। देखिए विपिन जी, लोकतंत्र में चुनाव हार और जीत तो सबकी होती रहती है। हम ये कहें कि बीजेपी है तो सभी चुनाव जीतेंगे, भाई बीजेपी है तो लोग चुनाव जीतेंगे भी, हारेंगे भी। सपा की सरकार में भी बाबू हुकुम सिंह चुनाव जीते, कैराना से ऐसा तो नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार में बाबूजी लंबे समय तक विधायक रहे, 14 में ही बाबूजी लोकसभा के सांसद बने थे। तो ये तो लोकतंत्र का हिस्सा है, कौन चुनाव जीत रहा है, कौन चुनाव हार रहा है। लेकिन ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि कैराना में 2017 से पहले एक भी पेट्रोल पंप नहीं था। आज कैराना कितना बदल गया है, आज कैराना में कितने हाईवेज बने हैं। और मिला क्या विपक्ष का सांसद बनाकर कैराना में लोगों को? 5 करोड़ की निधि है,
उसमें कहाँ कहाँ आप डेवलपमेंट कर पाएंगे। आज प्रदीप चौधरी जी को हराकर लोग जो हैं इस बात का अफसोस कर रहे हैं कि आज सत्ता में रहते हुए आदमी, विपिन जी आप भी जानते हैं कि अच्छा काम कर सकता है। तो कैराना का क्या माहौल था वो बाबू हुकम सिंह जी ने उस वक्त विस्तार से बताया था, और यही कारण था कि कैराना का वो जो बिगुल था, जो वहाँ से सच्चाई का फूका गया था, वो देश प्रदेश में गया, और यही बात थी कि फिर बदलाव हुआ उत्तर प्रदेश में। आपने इकरा हसन को लेकर कई वीडियोज अपने पेज पर डाले, तो जब से इकरा हसन सांसद बनी है तो क्या कुछ इस तरीके की भी वीडियोज आपके पेज पर या आपके चैनल पर हैं? मतलब इकरा हसन ने कोई अच्छा काम किया और उसको लेकर भी आपकी वीडियोज आई हों? इकरा हसन जी ने डेवलपमेंट की तो बात ही नहीं की। इकरा हसन जी ने मुसलमानों के हाथ में, हमने कहा था कि इन मुस्लिमों के हाथ में स्मैक मत दो, इन मुसलमानों के हाथ में तमंचे मत दो, इनके हाथ में लैपटॉप दो, इनके हाथ में कुरान दो, इन्हें मदरसों में गलत शिक्षा मत दो, इनके लिए स्कूल बनवाओ, रोज़गार की बात करो। आप खुद देख लीजिए उठा करके कि कितना काम पिछले 2 या 3 वर्षों में इकरा हसन जी ने किया होगा। क्या डेवलपमेंट की बात हुई? क्या कोई विकास की बात, कोई स्कूल, शिक्षा, रोजगार की बात हुई? क्या रेलवे के दोहरीकरण की बात हुई? कौन से हाईवे का प्रस्ताव दिए गए हैं? सिर्फ यही पिक एंड चूज की राजनीति, एक अच्छा वहाँ पर जो है ये वाला मसला हो गया तो उसको उठा दो, इससे ये जातीय रंग हो जाएगा, इसे उठा दो, इसमें हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, बरेली चले जाओ, आई लव मोहम्मद हो जाएगा। तो इन चीज़ों पर ये धर्म और जातीय तुष्टीकरण की राजनीति जब तक होती रहेगी तो क्षेत्र के लोग तरक्की नहीं कर पाएंगे। आज जो मुस्लिम इनको वोट दे रहे हैं, क्या वो मुसलमान इनसे पूछ रहा है कि 100 सालों में हमें क्या मिला? वो आज भी घोड़ा बुग्गी लेकर के रेत ढो रहा है जमुना में से मुसलमान। वो आज भी स्मैक का कारोबार सबसे ज़्यादा मुस्लिम कर रहे हैं। मैंने यही तो उस वीडियो में कहा था, आज भी सबसे ज़्यादा अवैध खनन के काम में लोग पकड़े जा रहे हैं। तो अवैध काम में इन लोगों की संलिप्तता है। क्यों है? क्योंकि इनके आकाओं ने इनको कभी अच्छी शिक्षा दी ही नहीं। ये चाहते नहीं है कि मुसलमान का बच्चा पढ़ लिख जाए। मैंने हर बार कहा, ये इन्हें मदरसों में रखना चाहते हैं, इन्हें स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में भेजना नहीं चाहते। आगे बढ़ गया मुस्लिम तो सवाल पूछेगा कि डेवलपमेंट क्या हुआ है, और फिर दूसरी लीडरशिप आज तक डेवलप क्यों नहीं हो पाई सहारनपुर में। एक लीडरशिप डेवलप होने वाली थी, मुजफ्फर अली गुजर, अच्छा नाम निकल रहे थे यहाँ पर। अब इसका डर भी हसन परिवार को सता गया, यहाँ सेटिंग कर उनको जिलाध्यक्ष के पद से हटा दिया गया। आज मुजफ्फर हसन की राजनीति कहाँ है आपको पता है? और वो गंगो वाले वहाँ बैठकर सीधा राजनीति करते हैं। वो खुद अपनी लीडरशिप डेवलप नहीं कर पाए। क्यों आज दोनों जिलों में मुस्लिम गुजर लीडरशिप डेवलप नहीं हो पा रही? क्यों आज भी मुस्लिम गुजर इन्हीं के दरबार पर चिलम भरने को मजबूर है? तो ये समाज को विचार करना होगा कि कब तक आप हसन परिवार के ही गुलाम बनकर रहेंगे। क्यों सहारनपुर के अंदर क्या लाखों वोट मुस्लिम गुजरों का नहीं है? क्या यहाँ युवा नहीं है? क्या इस जिले की राजनीति नहीं चल सकती मुस्लिम गुजरों की? मैं चाहता हूँ मुस्लिम गुजर सहारनपुर से बाहर आएँ और इस गलत तरीके की जो नीति है इससे बाहर आएँ और अपनी राजनीति की शुरुआत करें। क्या इस राम राज्य में भी तमंचे और बंदूक की बात हो सकती है? विपिन जी, क्राइम जो है एकदम से आप कहें कि कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि क्राइम पर कितने हद तक कंट्रोल करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, और खुद वो लोग आंकड़े भी गिनाते हैं। और कानून व्यवस्था, ये सबसे बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की है। इसको बड़े तौर पर प्रोजेक्ट भी वो लोग करते हैं कि हमने पुलिसिंग सिस्टम को अच्छा डेवलप करने का काम किया। आज आप ही देख लीजिए कि कानून व्यवस्था पर किस तरीके से पॉजिटिविटी है बीजेपी के अंदर, और विपक्ष भी इस चीज़ को मानता है कि नहीं, कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। जितने भी वीडियो जो आपने इकरा हसन और नाहिद हसन को लेकर बनाए हैं, मैंने उन सभी के कमेंट पढ़े हैं जी। और कमेंट आपने भी पढ़े होंगे। थोड़ा मैं कमेंट्स पे ध्यान नहीं देता हूँ। जो खासकर इकरा हसन या फिर नाहिद हसन के जो समर्थक हैं, खासकर मुस्लिम हैं, जी जी जी। वो बोलते हैं कि भाई सचिन चौधरी तो बीजेपी के पत्रकार हैं। अच्छा, अगर हम बीजेपी के पत्रकार हैं तो आप समाजवादी के हुए। फिर तो वो लोग जो कमेंट कर रहे हैं, सिर्फ मुस्लिम ही तो कमेंट कर रहा है ना। हिंदू तो अगर 100 होंगे तो शायद 2 कर सकते हैं, वो भी उनके समर्थक होंगे, वो कर रहे हैं। लेकिन 99% मुस्लिम जो है, अगर जो कमेंट कर रहे हैं, ज़्यादा मैं कमेंट पढ़ नहीं पाता हूँ, तो वही गालियाँ दे रहे हैं, वही धमकियाँ दे रहे हैं हमको। मैसेंजर में भी धमकियाँ दे रहे हैं, तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो और सबके उस पर फोटो इकरा हसन जी की लगी हुई है। तो अब तो ये कहिए कि भाई जो उनके खिलाफ बोलेगा उसको धमकी देंगे। रोहित को धमकी दे रहे हैं, नितिन भाई को धमकी दे रहे हैं, उधर जो भी गाजियाबाद की तरफ बोलता है सबको धमकी दे। तो मुस्लिम हैं, बोलने दीजिए, उनसे क्या फ़र्क था। मुस्लिम भी नहीं कह सकते उनको, वो तो जिहादी मानसिकता के लोग हैं। मुस्लिम सब बुरे नहीं होते। जी। तो जिस तरीके का नोटिस अब आपको मिला है, तो इसका रिप्लाई आपने कुछ किया है? नहीं, करेंगे। अब सब बातों पर विचार हो रहा है, सलाह ली जा रही है सब चीज़ों पर। जो जो पॉइंट्स उसमें है, एक पॉइंट का जवाब दिया जाएगा। और ये नोटिस नहीं है, सिर्फ एक गुमराह करने वाली बात इसको कह सकते हैं, और एक प्रेशर बनाने की बात है, और डराने और दबाने वाली बस वो चीज़ें हैं। लेकिन अब आपको पता है हम कहाँ डरने दमने वाले लोग हैं। हमने तो
पुरानी चीज़ें सब देखी हुई हैं। अब जैसा भी होगा कानूनी तौर पर उसका जवाब दिया जाएगा। और हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ विपिन जी, चाहे लड़ाई कोर्ट में लड़ने की बात हो तो कोर्ट में लड़ी जाएगी, हाई कोर्ट की बात हो हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। कहीं अगर चीज़ें हुई तो हम 12 से 17 के बीच में जो जो हुआ है उसके प्रूफ देने के लिए भी तैयार हैं। और हमारे कुछ अच्छे लेवल पर लोगों से बात चल रही है, हम कानूनी सलाह ले रहे हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने 2012 से 17 के बीच में और 17 के बाद से अब तक ये लोग क्या कर रहे हैं वो सब चीज़ें निकाली जाए, वो सब प्रूफ निकाले जाएंगे। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी यदि सुधार नहीं हुआ माननीय सांसद और विधायक जी के व्यवहार में और इसी तरीके से पत्रकारों को डराने और धमकाने का काम हुआ तो कुछ पत्रकार उत्तर प्रदेश से इकट्ठा कर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला जाएगा और ये उनके समक्ष रखा जाएगा कि नाहिद हसन के बाहर आने के बाद पत्रकारों को फिर से डराने धमकाने का काम हो रहा है और जिस तरीके की चीज़ें, जिस तरीके का व्यवहार उनका रहा है उस पर हम एक प्रार्थना पत्र माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत जल्दी सौंपने का काम करेंगे यदि इन चीज़ों में सुधार नहीं हुआ तो। ये तो साफ है, ना वीडियो डिलीट होंगे और ना माफ़ी मांगी जाएगी। नहीं, हमने वीडियो में कुछ गलत नहीं कहा ना विपिन जी। अगर कुछ गलत होता ऐसा हमें लगता तो हम ना कहते, क्योंकि हमारा तजुर्बा 12 साल हमें जर्नलिज्म में हो गए तो आज तक कभी इस तरीके का आरोप हमारे ऊपर नहीं लगा। हमारे ऊपर तो 7-16 वाला जिस तरह से कह देते हैं कि भाई मुकदमा हमारे किसी फैमिली के ऊपर भी नहीं रहा, हमारे ऊपर भी नहीं रहा, हमारे 3 पीढ़ियों में कोई मुकदमा नहीं हुआ, हमारी आज तक 151 भी नहीं हुई। तो ये इनका तो इतिहास आपको पता ही है किस तरीके से 17 मुकदमे, गुंडा एक्ट और माताजी पर भी मुकदमे, भाई पर भी मुकदमे और बहन पर भी मुकदमा हो गया है। तो सब इतिहास जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, तो वरिष्ठ पत्रकार सचिन चौधरी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।